मैं आज आप लोगों के सामने बहुत ही एक रोचक 12th का एक लेसन अकाउंटिंग रेशियो है, उसके ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं और आशा करता हूं जो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा और इस के माध्यम से मैं आप लोगों को 12th एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ऑफलाइन में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो सोच रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से ही हम आपको थोड़ी बहुत जानकारी, वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे दूँ। अकाउंटिंग रेशियो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। जहाँ तक देखा जाए तो अगर 12th में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर कुछ कहीं से आता है तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन अकाउंटिंग रेशियो से आता है। अकाउंटिंग रेशियो का थ्योरी, इसका क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नहीं किए हैं, और कमेंट तो ज़रूर ही दीजिएगा जो आपको यह वीडियो कैसा लगा। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो। चूँकि अकाउंटिंग रेशियो 4 भाग में बटा हुआ है, इसीलिए वहाँ पर वो दिया है पहला जो लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में पहला क्वेश्चन आता है चालू अनुपात है। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? चालू अनुपात है। तो चालू अनुपात आपका ऊपर में दिया है, देखें ऊपर में क्या लिखा है? तरलता। तो ये आपका विकल्प हो जाएगा तरलता अनुपात। और देखिए यहाँ 2022 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है BSCB में। बहुत ही रोचक लेसन है, अब बहुत ही मज़ा आएगा आपको यह पढ़ने में। अगर इसका आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना लिए हों या आप बनाने वाले हों तो उसके बाद अगर आप वीडियो को देखिएगा तो लगेगा नहीं हमको अच्छा लग रहा है। तो हम दूसरा देखते हैं चालू अनुपात। इसमें पहला था चालू अनुपात है तो तरलता अनुपात, इसमें चालू अनुपात बराबर क्या होता है? तो करेंट रेशियो बराबर होता है करेंट एसेट्स बट्टे करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स बट्टे करेंट लायबिलिटी। अब देखते हैं यह कौन सा विकल्प है जिसमें करेंट एसेट्स बट्टे करेंट लायबिलिटी है। तो शायद विकल्प नंबर ए है, करेंट एसेट्स बट्टे करेंट लायबिलिटी। ये हमारा विकल्प ए है। अब हम जहाँ तक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या दिया हुआ है। हाँ, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो दिया हुआ है शब्द चालू दायित्व में शामिल होता है। चालू दायित्व में क्या शामिल होता है? चालू दायित्व में क्या शामिल होता है? तो चालू दायित्व में विविध लेनदार, सही है, ये शामिल होता है। ऋण पत्र ये शामिल नहीं होता है। बिल्स पेबल ये शामिल होता है। अदत्त व्यय ये शामिल होता है। तो सॉरी, हम क्वेश्चन क्या पढ़ लिए? शब्द चालू दायित्व में शामिल नहीं होता है। तो नहीं होता है तो हम पहले बताए थे चालू दायित्व में शामिल होता है। तो चालू दायित्व में तो लगभग 3 यहाँ विकल्प हो गए थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है जो शामिल नहीं होता है। इस तरह से हमको यहाँ बारीकी से क्वेश्चन को देखना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऋण पत्र, डिवेंचर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प बी हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति है? कौन सी तरल संपत्ति है? स्टॉक, डेटर्स, गुडविल और मशीन। तो आप जान लें, अगर तरल संपत्ति की बात आती है तो विकल्प नंबर बी पर चले जाएं। यह आपके तरल संपत्ति का पार्ट है। लिक्विड एसेट्स में डेटर्स आता है, न कि स्टॉक। स्टॉक नहीं आता है। स्टॉक की बात करें तो यह करेंट एसेट्स में आता है, लेकिन लिक्विड एसेट्स में नहीं आता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तरल संपत्तियों में सम्मिलित होता है तो डेटर्स होता है, स्टॉक नहीं होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है और बैंक बैलेंस होता है। तो इसमें दिया है तरल संपत्ति में शामिल नहीं होता है, तो स्टॉक आपका आंसर हो जाएगा। स्टॉक पर हम लोग चले जाएं, यह हमारा बेहतर विकल्प होगा स्टॉक, यानी 5 का बी हमारा आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर पर आते हैं।
त्वरित अनुपात की गणना में निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अगर हम क्विक रेशियो निकाल रहे हैं तो आप किसको ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर हम लोग त्वरित अनुपात की गणना करने में निम्नलिखित संपत्तियों में कौन सी संपत्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो आप जान लें जो लिक्विड एसेट्स अगर निकाल रहे हैं या क्विक एसेट्स निकाल रहे हैं तो इसमें बराबर होता है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक और माइनस होता है प्रीपेड एक्सपेंसेज। क्या होता है? माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेज। तो अब अगर विकल्प को देखते हैं तो कैश तो त्वरित संपत्ति है, बिल्स रिसीवेबल है, करेंट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन प्रीपेड ये विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सी होगा। इसके बाद हम लोग विकल्प क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। आदर्श चालू अनुपात है। आदर्श चालू अनुपात 2:1 होता है। आदर्श आइडियल जो रेशियो अगर देखने जाइएगा तो उसका 2:1 होता है, यानी 2:1 होता है। अगर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ, जब चालू अनुपात 2:5, चालू दायित्व 25,000, तो चालू संपत्ति क्या होगा। तो अब सिंपल सा तरीका, करेंट रेशियो बराबर क्या होता है, तो करेंट एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटी होता है। अब यहाँ पर आपका करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है, करेंट एसेट्स हमको निकालना है। आपका यहाँ पर लिख देंगे 2/5 बराबर करेंट एसेट्स और बट्टे कितना हो जाएगा 25,000, है ना। अब इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो करेंट एसेट्स गुने 5 और बराबर हो जाएगा 25,000 और गुने 2। ठीक है, तो अब करेंट एसेट्स बराबर हो जाएगा 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा 25 दूनी 50,000 और बट्टे 5। तो इसका आंसर 10,000 होना चाहिए। आप 10,000 देख लीजिए, इसका विकल्प सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का सी विकल्प 10,000 निकलेगा। आप क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व पूछा हुआ देखिए 18, 21, 2 बार। सिंपल सा तरीका है, जो रेशियो दिया है 2:5, तो 2/5 लिख दीजिए और बराबर करेंट एसेट्स बट्टा 25,000 लिख दीजिए और कोना कोनी गुना कर दीजिए और जो आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप यहाँ से इसे निकाल सकते हैं इसका आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, अगर करेंट कैश आपका 10 है, स्टॉक 25 है, बिल्स रिसीवेबल 5 है, क्रेडिटर्स 22 है और बैंक ओवरड्राफ्ट 8 है, तो करेंट रेशियो क्या होगा। तो करेंट रेशियो बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला लिख लें, करेंट एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटी। इस हिसाब से करेंट एसेट्स को जोड़ लिया जाए। क्या किया जाए, करेंट रेशियो को जोड़ लिया जाए। अगर हम करेंट रेशियो को जोड़ते हैं तो करेंट एसेट्स में क्या आता है, ये 10,000 आ जाएगा, प्लस 25,000 आ जाएगा, प्लस 5,000 आ जाएगा। इस सब को जोड़ लिए और बट्टे में क्या कर दिए, आप यहाँ पर 22,000 हो जाएगा और प्लस 8,000 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए तो 10 और 25 कितना हो जाएगा, 10 और 25 हो जाएगा 35 और 5 कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा 40,000 और बटे 30,000। तो आप इस तरह से देख सकते हैं 4:3 अगर इसमें विकल्प है तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4:3। इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, तब आपको पता लगेगा। इसमें हम एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर बताएंगे, आप कैसे बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसे बारीकी से देखिएगा तो आपको लगेगा याद नहीं करना पड़ा मुझे। तरलता मापने के आधार, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ रुख करते हैं। दिया है तरलता मापने के आधार मापदंड हैं, क्या है, तो स्टॉक और चालू अनुपात, चालू अनुपात तरलता अनुपात, चालू अनुपात एवरेज कलेक्शन पीरियड या चालू अनुपात देनदार आवर्त अनुपात। तरलता मापने का क्या पैमाना है, दिया है द 2 बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। किस आधार पर हम लोग तरलता की माप करते हैं, तो इसमें देखिएगा करेंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो, 2 रेशियो इसमें निकाला जाता है। जब भी यह क्वेश्चन पूछे कि तरलता मापा कैसे जाता है तो इसमें 2 ही रेशियो आते हैं, करेंट रेशियो और क्विक रेशियो। और इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वह अनुपात जो उस गति को इंगित करता है जिस गति से व्यवसाय की गतिविधियों का प्रदर्शन किया जा रहा है,
के रूप में जाना जाता है। वह अनुपात जो गति को इंगित करता है। तो जैसे आप यहाँ देखिएगा जो क्वेश्चन में, अगर हम 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो उसमें लिखा है द रेशियो विच इंडिकेट द स्पीड एट विच एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। तो जो गति को मापन करता है, जो गति को मापता है, तो वह कौन सा हो गया? तो दिया है लाभप्रदता अनुपात, आवर्त अनुपात, तरलता अनुपात या शोधन क्षमता अनुपात। तो यह टर्न ओवर रेशियो को आप इसे मान लें टर्न ओवर रेशियो। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आवर्त अनुपात। इसे मान लें ऋण क्षमता अनुपात दीर्घकालीन ऋण और क्षमता के बीच के संबंध को मापता है। सामान्यतः इसे सुरक्षित माना जाता है यदि ऋण क्षमता अनुपात है। तो ऋण क्षमता अनुपात में जानकारी ले लें। यह जब क्या रहता है 1:1 ना, ऋण क्षमता अनुपात का जो आइडियल होता है वो क्या होता है 1:1। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर देखें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखा जाए तो इसमें यदि कंपनी का चालू अनुपात 2:1 है, यदि कंपनी का चालू अनुपात 2:1 निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन अनुपात को घटाएगा? तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर नगद आपका 80,000 का माल खरीदा तो इसमें माल बढ़ेगा और क्या नाम है लायबिलिटी भी बढ़ेगा। तो इसमें रेशियो में वृद्धि होगी। अगर 50,000 का फर्नीचर बेचा तो कैश तो बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका लायबिलिटी जस का तस रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2:1 है तो 2, तो इसमें तो फर्नीचर के बेचने से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ अगर देखा जाए तो उधार पर 50,000 के सामान की खरीद की, ये आंसर होना चाहिए, सी इसका आंसर हो जाएगा। और इसे बना कर के भी देखा जा सकता है। जैसे 2:1 है तो हम इसको थोड़ा सा आपको गाइड करते हैं, हमको आशा है जो आप ये समझ जाइएगा। मान लीजिए 2 है तो इसको आप ऐसे मान लीजिए 2 लाख और बट्टे आप इसको मान लीजिए 1 लाख, ठीक है। और अगर इसमें से आपने उधार माल खरीदा है तो इसमें 50,000 का माल बढ़ जाएगा, तो यहाँ लायबिलिटी भी आपका बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो करेंट एसेट्स हो जाएगा वो 250 और लायबिलिटी हो जाएगा 150। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो 25 और बट्टे कितना हो जाएगा 15। 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 जा 5 3 जा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, तो 3 से कीजिए तो 1 और इसके बाद 2 रह जाएगा। तो यानी देख सकते हैं तो 2:1 की जगह यहाँ पर हो गया 1.6 के आसपास या 1.7 के अनुपात में। यह आपके अनुपात को घटाता है, ये मानकर आप बना सकते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, निम्नलिखित मदों में से किसी चालू अनुपात की गणना में ध्यान में नहीं रखा जाता है। निम्नलिखित में से किसी चालू अनुपात की गणना में ध्यान, अगर हम चालू अनुपात निकाल रहे हैं तो वहाँ पर फर्नीचर को ध्यान में नहीं रखना है। फर्नीचर को ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि लेनदार रखना है, डेटर्स रखना है, बैंक ओवरड्राफ्ट रखना है, लेकिन फर्नीचर ऐसा चीज़ है जिसको ध्यान में रखने की आवश्यकता क्योंकि यह फिक्स्ड एसेट्स है। तरल संपत्तियों में शामिल होता है, तरल संपत्तियों में शामिल होता है। तो तरल संपत्ति में क्या शामिल होता है, तो इसमें से सभी होगा, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स और बैंक बैलेंस, ये सभी हो जाएगा। आंसर आपका ये सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमारा चालू अनुपात 5:2 है, चालू संपत्ति 50,000 है, तो लायबिलिटी कितना होगा, तो हम बताए हैं। अब इससे पीछे भी जो अनुपात है 5/2 लिख दीजिए। इसमें आपका करेंट एसेट्स दिया है, करेंट लायबिलिटी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 5/2 गुने 50,000 बटा करेंट लायबिलिटी, तो ऐसे हो जाएगा 5 गुने करेंट लायबिलिटी और ऐसे हो जाएगा 50,000 गुने 2। तो आप ऐसे लिख सकते हैं करेंट लायबिलिटी बराबर 50,000 और गुने 2 और बट्टे हम लोग 5 लिख सकते हैं, 5 दें के 10। इस हिसाब से आपका आंसर 10 दूनी 20,000 जो होगा इसका सही आंसर होगा।
यानी 17 का बी विकल्प जो है इसका सही आंसर निकल कर आएगा। अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले पार्ट में जाते हैं, चालू संपत्ति में कौन सा मद शामिल होता है। अगर चालू संपत्ति की बात करें तो चालू संपत्ति में इन पेटेंट करेंट फिक्स्ड एसेट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड हो गया, मशीन फिक्स्ड हो गया, तो स्टॉक को आप ले सकते हैं। इसका आंसर स्टॉक या इन्वेंट्री इसमें यह आ सकता है। अगर चालू अनुपात के नाम से जाना जाता है, चालू अनुपात को नाम से जाना जाता है, तो चालू अनुपात को और किस नाम से जाना जाता है, तरल अनुपात को। यहाँ देखें तरल अनुपात लिखा है, तो तरल अनुपात के 3 नाम आप इसे बता सकते हैं। पहला तो खुद तरल हो गया, दूसरा शीघ्र हो गया, और तीसरा अम्ल परीक्षण अनुपात। ये 3 नाम हैं, तो इसको यहाँ पर इसका विकल्प इस क्वेश्चन में शीघ्र अनुपात क्विक रेशियो दिया है। लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो भी कहा जाता है। अगर हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पर जाएं तो चालू अनुपात डैश अनुपात है, तो चालू लाभदायकता जी नहीं, आर्थिक चिट्ठा प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप इसे कह सकते हैं आर्थिक चिट्ठा अनुपात इसे कहा जा सकता है। यानी 20 का आंसर सी हो सकता है। इसमें आप सी पर जा सकते हैं। त्वरित संपत्तियों के अंतर्गत इनमें कौन सा शामिल नहीं किया जाता है। त्वरित संपत्तियों के अंतर्गत में यानी ये कह रहा है जो लिक्विड एसेट्स अगर आप निकाल रहे हैं तो इसमें क्या नहीं लिया जाता है, तो स्टॉक नहीं लिया जाता है और प्रीपेड एक्सपेंसेज नहीं लिया जाता है। ये 2 चीज़ ध्यान रखना है। तो इसमें से इसको आप यहाँ अगर देखें तो इसमें से स्टॉक को आप यहाँ से हटा सकते हैं। स्टॉक नहीं लिया जाता है। इसका सही आंसर ए विकल्प हो जाएगा। अगर चालू अनुपात तब संतोषप्रद माना जाता है यदि यह चालू अनुपात कब संतोषप्रद माना जाता है, जब यह 1:2 हो, जी नहीं 2:1 हो। जब इसका अनुपात 2:1 हो, इससे पीछे भी ये क्वेश्चन आया था, इसका अनुपात कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। दिया हुआ है चालू अनुपात 2:1, चालू अनुपात 2:1 और शुद्ध कार्यशील पूंजी 60,000, तो चालू दायित्व कितना होगा। सिंपल सा तरीका है। अगर आप वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला जानते हैं तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, और यह हमारा 60,000 दिया हुआ है और आप 2x में से x घटा दीजिए, तो इस हिसाब से x का मान 60,000 हो गया। यहाँ हम लोग करेंट लायबिलिटी को x मान लेंगे। अब इस हिसाब से अगर देखें तो हमसे वो पूछ रहा है करेंट लायबिलिटी कितना होगा, तो ये जो 2:1 देख रहे हैं ना, 2 में से 1 घटा दीजिए तो वो वर्किंग हो गया। तो 60,000 बटा 1 करेंगे तो 1 के 60,000 आएगा। 2 से अगर गुना कर देते हैं तो करेंट एसेट्स आ जाएगा, तो 60 दूनी 1 20 हो जाएगा करेंट एसेट्स। इसमें अगर करेंट लायबिलिटी की बात करें तो ये 60,000 इसका करेंट लायबिलिटी हो जाएगा 2:1 के तौर पर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्वरित संपत्तियां हैं, लिक्विड रेशियो है, करेंट एसेट्स और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, सही। करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक और माइनस प्रीपेड, ये बी आंसर इसका हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। जो हमारा लिक्विड न पूछ रहा है क्या, लिक्विड त्वरित संपत्तियां, यहाँ पर लिक्विड थोड़ा सा मिस्टेक ये कर दिया है लिखने में, लिक्विड एसेट्स ये पूछ रहा है और लिक्विड रेशियो लिख दिया, ये गलत है। आप इसको लिख सकते हैं करेंट एसेट्स और माइनस स्टॉक और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेज इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन तरल संपत्ति है। तरल संपत्ति में लैंड नहीं आता है, स्टॉक आ जाएगा। कौन सी तरल संपत्ति, तो स्टॉक भी कैसे आएगा, ये भी नहीं होगा, बिल्डिंग भी नहीं होगा, ये हो जाएगा डेटर्स। इसका आंसर डी विकल्प हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो हैं 2 इसमें से फिक्स्ड एसेट्स हैं और 1 जो है वो करेंट एसेट्स है। अब हम लोग बढ़ते हैं, लिक्विडिटी रेशियो बराबर क्या होता है। लिक्विडिटी रेशियो इक्वल टू हो जाता है लिक्विड एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो बराबर हो जाता है लिक्विड एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी। अगर हम लोग देखें तरल अनुपात, तरल संपत्ति को किस से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। तो अगर आप तरल निकाल रहे हैं, लिक्विड रेशियो निकाल रहे हैं, तो उसमें लिक्विड एसेट्स में करंट लायबिलिटी से भाग दिया जाता है। तो अगर इसका विकल्प
करंट लायबिलिटी है तो वो इसका आंसर हो जाएगा जो बी नंबर विकल्प है। अगर हम देखें 27 का तो 27 का बी आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार चालू अनुपात में सुधार लाएगा? तो चालू अनुपात में कैसे सुधार होगा? अनुपात में सुधार तब होता है जब एसेट्स में वृद्धि हो जाती है। तो माल का नगद क्रय, माल अगर नगद खरीदेंगे तो माल बढ़ेगा, और यहाँ पर करेंट एसेट्स में अगर देखें तो मान लीजिए जो करेंट एसेट्स है तो उसमें अगर माल बढ़ेगा तो कैश घटेगा भी, तो इस तरह से इसका कोई नो चेंज हो जाएगा पहले का। ग्राहकों से रोकर प्राप्त किया तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? कैश बढ़ जाएगा, किस में? करेंट एसेट्स में, लेकिन डेटर्स तो घट जाएगा, कस्टमर तो घट जाएगा, तो ये भी नो चेंज के पार्ट में आ जाएगा। अगर हम देखते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं तो अगर देखा जाए तो 28 का सी आंसर हो जाएगा। अगर लेनदार को भुगतान करते हैं तो हमारा संपत्ति घटता है, तो हमारा लायबिलिटी भी घट जाता है। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जो चालू संपत्ति में सुधार लाएगा, तो माल का उधार क्रय, अगर ये देखा जाए माल को उधार खरीदेंगे तो माल, हाँ, पेमेंट टू क्रेडिटर, ठीक है, लेनदारों का भुगतान, सी विकल्प। जब त्वरित अनुपात 3 है, चालू संपत्ति 70 है, स्टॉक 10 है, तो चालू दायित्व क्या होगा? तो अगर आपका त्वरित क्विक रेशियो दिया हुआ है तो करेंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस कर दीजिए और नीचे में करेंट लायबिलिटी लिख दीजिए। अब इस हिसाब से आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर तो हमारा क्विक रेशियो दिया है 3, तो कुछ नहीं, नीचे में है तो 1 होगा, और 70 में से 10 को घटाइए 70 में से तो 60 यानी 60,000 हो जाएगा। अब बटे करेंट लायबिलिटी आप काट सकते हैं, 3 1 30 और 3 2 6 यानी 20,000 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप देखें तो इसमें 20,000 कहीं दिया है तो वो इसका आंसर 29 का ए आंसर हो जाएगा, 29 का ए आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगर देखा जाए तो एक फर्म की तरलता ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुपात लाभदायक है? एक फर्म की तरलता ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुपात लाभदायक है? तो अगर एक फर्म की तरलता ज्ञात करना है तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो, क्विक रेशियो, जी ये सही आंसर 30 का बी आंसर हो जाएगा। 30 का सही एग्जैक्ट आंसर 20 होगा, बी होगा। बी आंसर क्विक रेशियो ही इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग दूसरे पार्ट में चलते हैं, शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो। कार्यशील पूंजी का क्या सूत्र होता है? तो वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, जो हमारा इसमें हो जाएगा बी विकल्प हो जाएगा, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। अगर हम लोग ऋण समता अनुपात के बारे में जानकारी लें तो ऋण समता अनुपात बराबर होता है तरलता अनुपात और क्रियाशीलता अनुपात। तो ऋण समता अनुपात जो होता है शोधन क्षमता अनुपात का पार्ट होता है। ऋण क्षमता अनुपात शोधन क्षमता अनुपात यानी सी विकल्प इसका आंसर होगा, सॉल्वेंसी रेशियो, क्योंकि सॉल्वेंसी रेशियो के अंतर्गत ही डेब्ट इक्विटी रेशियो आते हैं। ऋण क्षमता अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है तो डेब्ट बट्टा इक्विटी, चूँकि इसका नाम क्या है डेब्ट और इक्विटी, तो ऊपर में डेब्ट नीचे में इक्विटी, यानी पहला आंसर इसका हो सकता है ए विकल्प 33 का। 33 का ए आंसर इसका हो जाएगा, 33 का ए आंसर होगा। अब हम लोग 34 की तरफ चलते हैं। अगर क्वेश्चन देखें तो कुल संपत्ति ऋण अनुपात, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, तो यह किस में आता है? तो सॉल्वेंसी रेशियो का ही यह पार्ट है, सॉल्वेंसी रेशियो का ही यह एक पार्ट है। डेब्ट बट्टा टोटल एसेट्स बट्टा डेब्ट, इसका फॉर्मूला आदर्श समता ऋण समता अनुपात है, आदर्श ऋण समता अनुपात है। तो आदर्श ऋण समता अनुपात 2:1 होता है। इससे पहले हम एक क्वेश्चन देखे थे, वह हमको थोड़ा सा डाउट हुआ था। यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, ऋण समता अनुपात दीर्घकालीन ऋण और समता के बीच मापता है। इन्हें सामान्यतः सुरक्षित माना जाता है यदि ऋण समता अनुपात है। तो ऋण समता अनुपात कितना? 2:1
1, लेकिन यहाँ चूँकि चर्चा क्या किया, सामान्यतः सुरक्षित माना जाता है, तो सुरक्षित के लिए तो 1:1 भी रहेगा, जितना संपत्ति उतना कर्जा, तो ये सुरक्षित। लेकिन अगर इसका आइडियल रेशियो पूछ देगा तो वहाँ पर हमको ये दिया, नॉर्मली इट इज़ कंसीडर्ड टू बी सेफ इन डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो 1:1 इसलिए दिया गया। लेकिन इसका आइडियल रेशियो अगर पूछे तो 2:1 में चले जाएँ। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम लोग यहाँ देखे थे क्या, तो 35 में जो था 35 में ऋण समता अनुपात 2:1 होता है। अगर हम लोग 36 में बढ़ते हैं, 36 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं, तो कुल संपत्तियाँ, टोटल एसेट्स कैसे निकाला जाता है। सॉरी, टोटल एसेट्स दिया हुआ 810 और टोटल लायबिलिटी दिया 260 और चालू दायित्व तो दिया है 40,000, तो ऋण समता अनुपात क्या होगा, ऋण समता अनुपात क्या होगा। तो आप क्या करें, ऋण समता डेब्ट बटा इक्विटी निकालते समय सबसे पहले देखें जो आपका टोटल डेब्ट जो है वो कितना है, तो टोटल डेब्ट हमारा 2,60,000 है और इसमें से आप क्या करें, इसमें से 40,000 को माइनस कर दें। क्या करें, 40,000 को माइनस कर दें, तो यह 220 हो जाएगा। तो आपका जो लॉन्ग टर्म यानी डेब्ट जो हो जाएगा वो 2,20,000 हो जाएगा। और नीचे अगर हम लोग आते हैं 220 के नीचे अगर देखते हैं तो 810 में से 260 घटा दें, 810 में से 8,10,000 टोटल एसेट्स है, उसमें से आपका जो लायबिलिटी है टोटल लायबिलिटी वो 2 लाख कितने, 2,60,000 अगर है तो आप इसको माइनस कर दें। तो 810 में से 260 अगर घटा देते हैं तो कितना बचेगा, तो इस तरह से हम लोग यहाँ देख सकते हैं जो 2,20,000 भागा, और इसमें कितना हो जाएगा 5, 11 में से 6 गया तो 5, 8 में से 2 गया तो 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 5, 5,50,000, 5,50,000। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डेब्ट बट्टा इक्विटी जो आपका हो जाएगा टोटल एसेट्स बराबर टोटल लायबिलिटी, तो इसमें हमारा अनुपात हो जाएगा कितना, तो इसको ऐसे काट दीजिए, इसको तो 55 दूनी हो जाएगा कितना 110, 55 चौका, ये हमारे हिसाब से बी आंसर होना चाहिए। 36 का बी आंसर होना चाहिए, 0.4:1। यानी आप क्या कीजिएगा, तो 22 में 55 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा 55 चौका, तो ये 0.4, 220, तो ये हो जाएगा इसका अनुपात, है ना। क्योंकि इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। अब इसमें क्या किए हम, तो आप अगर देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग करेंट इसमें से 40,000 को माइनस कर दिए 260 में से, तो इसका डेब्ट निकल गया। अगर हम लोग इक्विटी निकाले गए ना, तो इक्विटी में टोटल एसेट्स हमारा दिया है, उसमें से 260 को माइनस कर दिए और तब ऊपर नीचे डालकर उसको काट दिए, तो आंसर आ गया 0.4। अगर हम देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 15 लाख है और रिजर्व एंड सरप्लस 750 है, अगर टोटल एसेट्स है तो 45 है। तो इस हिसाब से हमसे पूछ रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल निकालो, तो इक्विटी प्रोप्राइटरी रेशियो, तो प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर होता है प्रोप्राइटर्स फंड बटा टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स तो हमारा 45 लाख दिया है, तो प्रोप्राइटर्स फंड कैसे निकालेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ दीजिए, तो 15, 7, 22, तो यानी 22.5, 45, तो इसका लगभग 50% आंसर 37 का ये होना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसको देख लें, इसका नियम होता है प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर होता है जो प्रोप्राइटर्स फंड बटा टोटल एसेट्स। तो आपका प्रोप्राइटर फंड इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो 22.5 अब बटे 45 कर दीजिए, है ना। अब इसमें क्या कीजिए, तो 22 इसमें क्या कर दीजिए आप 22,50,000 बटे 45,000, सॉरी 45 लाख और गुने 100। अब इसको 2 से काट दीजिए, इसको 50 से, चूँकि परसेंटेज में दिया आंसर इसलिए इसका 50% आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बढ़ते हैं टोटल एसेट्स 8 लाख, टोटल डेब्ट 2 लाख
करेंट एसेट्स 2 लाख, तो स्वामित्व अनुपात वही प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। तब ये बताए तो प्रोप्राइटर्स फंड बटा टोटल एसेट्स, तो प्रोप्राइटर फंड कैसे निकालेंगे? तो प्रोप्राइटर फंड निकालने का आपका फॉर्मूला होता है दिया 8 लाख और 2 लाख, और तो टोटल एसेट्स तो नीचे में हो गया, तो 8 में से 2 घटा दीजिए तो 6, और 6 लाख करेंट एसेट्स, तो 8 टोटल एसेट्स हो गया, तो 8 लाख में से 2 लाख घटा देते हैं तो हमारा 6 लाख, और 6 लाख मतलब हो गया टोटल एसेट्स 6/8, तो 6 में अगर 8 से भागा लगाते हैं तो 8 7 56.75 अनुपात 1 हो जाएगा इसका आंसर। 38 का बी विकल्प होगा, 38 का बी विकल्प होगा। वो कैसे होगा वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूला को देखिए, प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर होता है प्रोप्राइटर फंड बटा टोटल एसेट्स। आप इस क्वेश्चन में देखिएगा तो टोटल एसेट्स नीचे में 8 लाख आप यहाँ लिख दीजिए। और प्रोप्राइटर फंड कैसे निकालते हैं? तो एसेट्स लायबिलिटी साइड में देखिएगा 3 चीज़ आता है। क्या क्या? शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी, 3 चीज़ आता है। तो इसमें नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी का जोड़ दिया हुआ है 2 लाख रुपये, है ना। शेयर होल्डर फंड हमको निकालना है, और लायबिलिटी तो जितना एसेट्स होगा उतना ही लायबिलिटी होता है। तो एसेट्स आपका है 8 लाख, तो लायबिलिटी कितना हो जाएगा? 8 लाख, और जिसमें से आपका जो है 8 लाख के बाद आपका 2 लाख लायबिलिटी है, तो यहाँ पर हो जाएगा शेयर होल्डर फंड बराबर 8 लाख का घटे 2 लाख, यानी 6 लाख आपका शेयर होल्डर फंड हो जाएगा, है ना। नहीं हो तो कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा, तो इस क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करके आपको बता देंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो टोटल एसेट 770, टोटल लायबिलिटी 260 और करेंट लायबिलिटी 40। आपसे पूछ रहा है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो टोटल एसेट्स तो आपका 770 दिया हुआ है, 7,70,000। अब हमको सिर्फ डेब्ट निकालना है। डेब्ट में है 260, 260 में से 40 माइनस कर दीजिए, तो यानी 220, और 220 बट्टे 770 बट्टे 220, 3 3 0 कैंसिल कर दीजिए। अब इस हिसाब से हमारा हो गया जो 77 77 अनुपात 22, तो 22 3 66, यानी लगभग ये कहा जाए 3.5 यानी 39 का ए आंसर हमारा बेहतर विकल्प होगा, 39 का ए। अगर हम लोग 40 की तरफ चलते हैं तो अगर कुल संपत्ति ऋण अनुपात की गणना करनी है तो कुल टोटल एसेट्स बटा डेब्ट रेशियो, तो टोटल एसेट्स बटा लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो देख लीजिए इसमें है टोटल एसेट्स बटा लॉन्ग टर्म लोन, तो ये विकल्प दे दीजिए, 40 का ये आंसर हो जाएगा। ये स्वामित्व अनुपात तो स्वामित्व कोष और तो कुल संपत्ति के बीच के संबंध को दर्शाता है, तो कुल संपत्ति आपका है आंसर विकल्प में सी, 41 का सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद 41 का 42 नंबर पर आते हैं। 42 नंबर में है स्वामित्व अनुपात की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। स्वामित्व अनुपात की गणना तो प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर होता है प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर फंड बटा टोटल एसेट्स, यानी 42 का सी आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग 43 की तरफ चलते हैं, 43 में दिया है एक कंपनी की दीर्घकालीन शोधन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुपात अत्यंत महत्वपूर्ण है। दीर्घकालीन शोधन क्षमता ज्ञात करने के लिए, दीर्घकालीन शोधन क्षमता ज्ञात करने के लिए डेब्ट इक्विटी रेशियो ही हमारा महत्वपूर्ण होता है। 43 का बी दिया हुआ है करेंट एसेट्स 8 लाख, करेंट लायबिलिटी 1,60,000 और कैश सेल्स 1280, क्रेडिट सेल्स 640। कार्यशील पूंजी अनुपात की गणना करें, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अगर निकालने के लिए बोल रहा है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अगर निकालने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल में करेंट एसेट्स में से करेंट लायबिलिटी घटा दें, तो 8 में से 160 घटाएंगे तो 640 नीचे हो जाएगा। नेट वर्किंग आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा, तो 1280 में आप जोड़ दें कितना
1280 में 640 को आप जोड़ दें तो 12 और 6 तो 18 यानी 19,20,000। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो 640 बटे 19,20,000 इसका हो जाएगा। 640 करें दिया है इसमें का वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा, तो आप क्या करें 19,20,000 और भागा 640 कर दें। अगर हम देखते हैं 3 से डिवाइड करके तो 4 3 12 6 18 यानी इसका अनुपात हो जाएगा 3 टाइम्स। तो आप विकल्प में देखिए ना 3 है कहीं, 3 टाइम्स, ये इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अस्थाई आवर्त अनुपात है, फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो है। फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो बराबर होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो तो नेट सेल्स आप सी कर सकते हैं, सी इसका विकल्प आंसर हो सकता है। अगर हम लोग 46 पर चलते हैं तो टोटल एसेट्स आपका दिया हुआ है कितना 1540 और सेल्स रिटर्न है, टोटल सेल्स 1540, सेल्स रिटर्न है 40 और फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख और अस्थाई संपत्ति आवर्त अनुपात निकालने के लिए फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर 15 लाख में 5 से भागा लगा दीजिए, 1540 में से पहले 40 को माइनस कर देना है, 1540 में से क्या करना है 40 को माइनस कर देना है, अब 15 लाख बटे 5 कर देना है, 15 लाख बटे कितना कर देना है 5 कर देना है, तो 5 तिये 15, 3 गुना इसका आंसर 46 का हो जाएगा। 46 का बी विकल्प आंसर हमारा होगा। अगर हम लोग 47 की तरफ रुख करते हैं तो आवर्त स्टॉक आवर्त अनुपात के अंतर्गत आता है। स्टॉक आवर्त अनुपात किसके अंतर्गत आता है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आता है आपका सॉल्वेंसी रेशियो के, नहीं सॉरी सॉल्वेंसी नहीं, एक्टिविटी हो जाएगा, कहाँ दिया एक्टिविटी, ये बी विकल्प हो जाएगा 47 का हमारा बी विकल्प होगा। स्टॉक आवर्त अनुपात बराबर क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक, बी विकल्प इसका भी होगा 48 का बी। अगर हम लोग चलते हैं आगे एक्टिविटी रेशियो की तरफ चलते हैं तो एक्टिविटी रेशियो में दिया है जो ओपनिंग स्टॉक 1,20, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 880 और अंतिम स्टॉक 20 कम है, ओपनिंग अंतिम स्टॉक प्रारंभिक से 20,000 कम है, तो स्टॉक आवर्त अनुपात स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक में क्या दिया है देखते हैं। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 47 को थोड़ा सा रिपीट कर लें। स्टॉक आवर्त अनुपात अगर देखा जाए तो यह किसके अंतर्गत आता है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है हमारा एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत आता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, स्टॉक आवर्त अनुपात है, तो स्टॉक आवर्त अनुपात बराबर क्या होता है, तो आप देख सकते हैं इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। अगर हम लोग एक्टिविटी रेशियो में आते हैं तो कुछ दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक से हम लोग एवरेज स्टॉक निकाल लें। तो एवरेज स्टॉक में क्या हो जाएगा 1,20 और प्लस 20, 1,20 और प्लस क्या हो जाएगा 20, और इसको जोड़ दें और बटे 2 से भागा दे दें, तो इसका 1,40 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70, ये आपका एवरेज स्टॉक हो गया। अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखते हैं तो 880 है, तो 880 में हम लोग ओपनिंग स्टॉक 1,20 था, क्लोजिंग स्टॉक हो गया आपका, नहीं सॉरी कुछ यहाँ मिस्टेक हो गया है शायद हमसे, तो यहाँ देखते हैं जो अंतिम स्टॉक जो है वो प्रारंभिक स्टॉक से 20,000 कम है, तो इस हिसाब से अगर हम चलते हैं तब तो एवरेज स्टॉक आपका बदलेगा। एवरेज स्टॉक कैसे बदलेगा तो आप वो जान लें, एवरेज स्टॉक बराबर हो जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अब बटे 2, तो इस हिसाब से देखते हैं तो ओपनिंग आपका है 1,20 और उसमें 20 कम कर दीजिए तो 1 लाख हो गया, क्लोजिंग और बटे 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 2,20 और बटे 2 अगर करते हैं तो वो हो जाएगा 1,10,000, ठीक है 1,10,000 हमारा निकल के आता है।
अगर हम इसके बाद एवरेज इसका देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 8,80,000 में आप 1/10 से भागा लगा दीजिए, तो 11/8 यानी 8 टाइम्स इसका आंसर होगा, जो विकल्प नंबर बी होगा। इसके बाद बेचे गए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद हम बढ़ते हैं, वर्ष की कुल बिक्री 2 लाख और नगद बिक्री 40,000, औसत देनदार 40, तो देनदार बिक्री अनुपात क्या होगा? डेटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर होता है नेट क्रेडिट सेल्स बटा एवरेज डेटर्स। तो इस क्वेश्चन में एवरेज डेटर्स दिया है, क्या दिया है? एवरेज डेटर्स दिया है। तो अब हमको निकालना क्या है, आपको पता है? तो इसमें निकालना है नेट क्रेडिट सेल्स। तो आपका 2 लाख कुल है, उसमें से 40 को घटा दीजिए, तो 160/40, 160 और बट्टे 40 कर दीजिए। तो इस हिसाब से 4 चौके 16, 4 इसका आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। आप देख सकते हैं 4 टाइम्स इसका सी विकल्प 51 का हो जाएगा। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यह देखा जाए, वर्ष के दौरान उधार क्रय 26, उधार क्रय वापसी 20, लेनदार 1, देय विपत्र 50। तो पूछ रहा है देनदार आवर्त अनुपात क्या होगा, लेनदार आवर्त अनुपात क्या होगा? यहाँ पर पूछ रहा है लेनदार आवर्त अनुपात। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर होता है नेट क्रेडिट परचेज। तो उधार क्रय तो दिया है, उसमें से 20 घटा दीजिए, तो 6 लाख और बट्टे क्या हो जाएगा? एवरेज क्रेडिटर्स, तो एवरेज पेबल हो जाएगा 150, तो 6/150 कर दीजिए, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60। तो देख लीजिए 4 इसका होना चाहिए, तो 4 टाइम्स अगर है तो वो इसका आंसर हो जाएगा 52 का। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला देखते हैं। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर होता है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर होता है डेटर्स बट्टे कॉस्ट ऑफ सेल्स, डेटर्स बट्टे सेल्स जिन्हें इसका डेटर्स नेट क्रेडिट सेल्स बट्टा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कहा जाए 53 का, ये सी आंसर हो सकता है, ये बेहतर विकल्प है। अब हम लोग आते हैं 54 पर। अगर देखें तो जब प्रारंभिक स्टॉक 50 और अंतिम 60, तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिएगा तो 55 हो जाएगा, 1/10/2। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2/20, तो 2/20/55 कर दीजिए, 55 चौके 2/20, तो 4 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका आंसर 4 टाइम्स। और ये भी देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, या बिहार बोर्ड में पूछ दिया है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को बारीकी से देखें। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, क्या स्टॉक टर्नओवर रेशियो किस रेशियो के अंतर्गत आता है? तो वो एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत स्टॉक टर्नओवर रेशियो आता है। अगर लेनदार आवर्त अनुपात में क्या शामिल किया जाता है? लेनदार आवर्त अनुपात में उधार क्रय शामिल, कुल उधार क्रय, शुद्ध उधार और टोटल क्रेडिट परचेज, ये सही है। टोटल क्रेडिट परचेज इसमें आप इसको डाल सकते हैं, 56 का ये हो जाएगा आंसर। इसको जब प्रारंभिक 20 और अंतिम 30, तो 30 और 20 को जोड़ के 50/2 कर दीजिए, तो 25। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख, तो 4 टाइम्स आंसर हो जाएगा। 1 लाख में आप 25 से भागा दे दीजिए, 1 लाख अब बट्टे कितना कर दीजिए 25। 25 कैसे निकालें? तो इस दोनों को आप प्लस कर दीजिए और उसके बाद 2 से भागा दे दीजिए, तो आपका 25 हो जाएगा। अब 25 चौके 100, तो 4 टाइम्स इसका आंसर होगा, 4 टाइम्स आंसर हो जाएगा। 4 टाइम्स किस में आता है? तो ये आपका हो गया लाभदायकता अनुपात। अब ये हमारा चौथा जो लास्ट हमारा पार्ट है, लाभदायकता अनुपात। तो इसमें क्या होता है? लाभप्रदता अनुपात मुख्य रूप से प्रत्यय की गणना करते हैं। लाभप्रदता अनुपात मुख्य रूप से लाभप्रदता की गणना करते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ें, सकल लाभ अनुपात, सकल लाभ के साथ किसका अनुपात है? तो नेट क्रेडिट सेल्स, बी विकल्प इसका हो जाएगा आंसर। क्या दिया है? नेट टोटल सेल्स, नेट टोटल सेल्स सही तो है ये, नेट सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट गुने 100 बटा, इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर, तो ग्रॉस प्रॉफिट गुने 100 बटे नेट सेल्स, बटे नेट सेल्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम देखते हैं सकल लाभ अनुपात, सकल लाभ के साथ किसका हो गया? तो शुद्ध कुल बिक्री हो गया। अब हम लोग 60 नंबर पर आते हैं। संचालन अनुपात है, संचालन ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट है, लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत आता है।
और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ये सारे चीज़ जो है प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट है। इनमें से कौन सा परिचालन आय है? परिचालन आय, सेल ऑफ मर्चेंडाइज, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड कार या डिविडेंड इनकम। तो ऑपरेटिंग इनकम कौन आता है 61 में? तो उसको आप ए में चले जाएं लेकर के, सेल को ही ऑपरेटिंग माना जाता है। निम्न में कौन लाभदायकता अनुपात नहीं है? तो करेंट रेशियो नहीं है, और ये सब इसमें आता है। अभी बताएं आपको, निम्न में कौन संचालन व्यय नहीं है? संचालन व्यय नहीं है, तो इसमें आ जाएगा डी विकल्प आप रख दे। संचालन व्यय का मतलब हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। संचालन व्यय, यहाँ गलती लिखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा रेंट आता है, यानी व्यापार को चलाने से संबंधित जो भी व्यय हैं वो संचालन व्यय के पार्ट हैं, संचालन व्यय के पार्ट हैं। अब देखिए सकल लाभ अनुपात है, तो ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लाभदायकता अनुपात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 65 की तरफ आते हैं, और सकल लाभ की दर बेचे गए माल का 20% है, तो बिक्री कितना? बिक्री 3 लाख है, तो लाभ कितना होगा? तो चूंकि बिक्री पर तो लाभ ये परसेंटेज नहीं दिया है, ये गौर कीजिएगा, लागत पर है, लागत का 20% है। यहाँ पर क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है 3 लाख। तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सा तरीका है, जितना अमाउंट है उतना गुने 20 अब बट्टे 100 में उसको जोड़ दीजिए। 20 छक्के 20, 120, 6 पंचेती, यानी 50,000 इसका आंसर हो जाएगा। ए विकल्प इसका 65 का ए हो जाएगा आंसर, 65 का ए विकल्प हो जाएगा। इसको घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करना है, बैठ करके आप इस वीडियो को देखिए, कलम कॉपी लेकर बैठेंगे और तब इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। ब्याज के बाद किंतु कर के पूर्व लाभ 140 है, 15% दीर्घकालीन ऋण 4 लाख है, तो विनियोजित पूंजी 5 लाख है, तो विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय होगी। तो आपका प्रॉफिट 140 है और 15% दीर्घकालीन ऋण 4 लाख है, तो विनियोजित पूंजी 5 लाख, तो विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय कैसे निकालेंगे? तो इसका तो सिंपल है, ROI बराबर हो जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये तो कर के पूर्व शुद्ध लाभ 140 दिया है, अब इसमें इंटरेस्ट को थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें कितना हो जाएगा ये। तो 4 लाख का 15% ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। फार्मूला देख लीजिए, ROI बराबर, पहले फार्मूला देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गुने 100, है ना, और बट्टे कैपिटल इम्प्लॉयड, ये फार्मूला होता है। अब हम लोग अमाउंट की तरफ जाते हैं, तो 140 आपका दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना दिया है? 140। अब उसमें आप इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए, इंटरेस्ट, तो 4 लाख का 15% हो जाएगा 60,000, तो ये हमारा जोड़ कर हो गया 2 लाख। अब सिंपल सा तरीका है, तो कितना हो जाएगा? 2 लाख और गुने 100 अब बट्टे 5 लाख, यहाँ दिया है कैपिटल इम्प्लॉयड 5 लाख। आप 5 चौका 20, है ना, 30 यहाँ से काट दीजिए, 2 से 2 यहाँ काट दीजिए, है ना, आप 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, 40% देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 40% होगा। अब देखिए 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, 20,000 समता अंश हैं जो 4 लाख के हैं, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,44,000 है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, अर्निंग पर शेयर बराबर क्या होता है? तो अर्निंग पर शेयर बराबर होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अब बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो अब ये हम कैसे निकालेंगे? तो इसका सिंपल सा तरीका है, आप देख लीजिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 144 दिया है, और इसमें डिविडेंड जो है 2 लाख का 12% काटिए, तो 24,000, ठीक है। तो 2 लाख का 24% 24,000, तो इसमें से आप 24 घटा दीजिए, तो 1,20,000, 1,20,000 में 20 से भागा दे दीजिए, 6 आंसर होना चाहिए इसका, 6 आंसर देख लीजिए, इसका आंसर कितना है? इसका आंसर जो है वो होना चाहिए 6 होना चाहिए, ये है ना। क्या किए, 144 में से आप क्या कीजिएगा, 24 को पहले माइनस कर दीजिएगा,
ठीक है। अब 20 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 1/20 हो गया। ठीक, आगे बढ़िए। उसके बाद चालू अनुपात 1:2 पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लें। और चालू दायित्व 25, तो चल संपत्ति का मूल्य क्या होगा, यानी करेंट एसेट्स कितना होगा। तो सिंपल है, 1/2 बराबर करेंट एसेट्स बटा 25, 12.5 आंसर होगा। 12.5 आंसर हो जाएगा। अरे 2 का आधा 1 है, तो 25 का आधा 12.5 होगा, वैसे भी चेक कर सकते हैं आप इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, बिक्री 420, वापसी 20, तो 420 में से 20 घटा दीजिए तो 4 लाख। अब बेचे गए माल का दाम 320 और सकल लाभ निकालना है, तो 4 लाख में से 320 घटा दीजिए तो 80,000, तो 80,000 गुने 100 और बटा सेल्स हो गया आपका 4 लाख, तो 4 दूनी 8, तो लगभग 20% का आंसर होना चाहिए। ये 20% हो जाएगा, इसका आंसर 20% हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन है जो एवरेज डेटर्स बटा नेट सेल्स गुने 365, तो इसका तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है। एवरेज कलेक्शन डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो कलेक्शन पीरियड, ये बी आंसर हो जाएगा। इसका बी 70 का बी हो जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड। सामान्य लाभदायकता अनुपात को सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है, तो सामान्य में किस में व्यक्त किया जाता है, लाभदायकता अनुपात को परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। आगे बढ़ें। पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है, 23 और 24 दोनों में पूछे हुआ था। डैश अनुपात प्रमुख रूप से व्यवसाय की आय उपार्जन क्षमता की गणना करते हैं। कौन सी अनुपात व्यवसाय की आय उपार्जन की क्षमता की गणना करते हैं, तो अगर वो देखा जाए तो लाभप्रदता अनुपात। नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर नेट प्रॉफिट गुने 100 बट्टा नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, नेट प्रॉफिट गुने 100 बट्टा नेट सेल्स। तो आप ये लिख सकते हैं, ए विकल्प 73 का ए हो जाएगा। और अगर ऋण क्षमता डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर हो जाता है डेब्ट बट्टा इक्विटी। अगर हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो देखते हैं, तो प्रोप्राइटर्स फंड बट्टा टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर क्या होता है, प्रोप्राइटर्स फंड बट्टा टोटल एसेट्स। अब इसके बाद अगर देखते हैं हम लोग, ये सब ए विकल्प में था। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अनुपातों के निम्न वर्ग मुख्य रूप से जोखिम की गणना करते हैं। कौन सा वर्ग जोखिम की, तो द्रव्यता, क्रियाशीलता, लिक्विडिटी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, एक्टिविटी, कॉमन स्टॉक, लिक्विडिटी, एक्टिविटी, डेब्ट और लिक्विडिटी, डेब्ट या प्रॉफिटेबिलिटी। तो यह हमारा आंसर डी में जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिविटी, डेब्ट और प्रॉफिटेबिलिटी। आंतरिक और बाह्य स्वामित्व अनुपात में संतोषजनक अनुपात है, तो दिया गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी इज इक्वल टू, आंतरिक और बाह्य में क्या दिया, तो उसका 1:1 होना चाहिए। उसके बाद है उधार और संग्रह नीतियों के मूल्यांकन में उपयोगी है। उधार और संग्रह के मूल्यांकन पूछा हुआ 2024 में पूछे हुआ था। उधार और संग्रह नीतियों के मूल्यांकन में उपयोगी है एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड, करेंट रेशियो या नन ऑफ दीज। तो अगर आप देखें तो इसका आंसर यहाँ पर एवरेज कलेक्शन पीरियड हो जाएगा। अगर निम्न डैश अनुपात फर्म के दीर्घकालीन संचालकों के संदर्भ में आलोचनात्मक सूचनाएं देते हैं, तो अगर यह देखा जाए इसका आंसर, तो लिक्विडिटी, एक्टिविटी, सॉल्वेंसी रेशियो इसका आंसर हो जाएगा। 79 का आपका आंसर सी हो जाएगा, यानी 80 में तरल अनुपात का मानक है 1:1। तरल अनुपात का मानक है 1:1। शब्द चालू संपत्ति में शामिल नहीं होता है, चालू संपत्ति में शामिल नहीं होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं होता है। कौन सा लाभदायकता अनुपात नहीं है, डेब्ट इक्विटी रेशियो लाभदायकता अनुपात नहीं होता है। चालू अनुपात में शामिल होता है उपर्युक्त सभी, कैश हो, डेटर्स हो और स्टॉक हो। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं तो 2:1 अगर आपका चालू अनुपात है, चालू संपत्ति 1:64 है, तो चालू दायित्व क्या होगा, तो 2 का आधा 1, सिंपल सा, तो 1:64 का आधा कर दीजिए, 2 से भागा दे दीजिए, 2 × 8 = 16, तो 82 इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, एक कंपनी की संचालन आय 20 लाख और संचालकों की आय की लागत 14 लाख, अप्रत्यक्ष में 2 लाख, तो सकल लाभ क्या होगी, तो संचालन सेल्स में से 20 लाख में से आप 14 लाख घटा दीजिए, तो 6 लाख इसका आंसर 85 का डी आंसर हो जाएगा, 6 लाख, सिंपल सा।
20 में से 14 घटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। इस रेशियो को निकालते समय, इस अमाउंट को निकालते समय आप इसे नहीं लेंगे। अगर हम देखते हैं यदि विनियोजित पूंजी 8 लाख और कुल ऋण 5 लाख और दायित्व 2 लाख, तो ऋण समता अनुपात होगा तो ऋण बट्टा, तो कुल 5 में से पहले 2 को घटा दीजिए तो कितना बच गया 3 लाख। कितना बच गया 3 लाख। और यहाँ पर आपका पूंजी है 8 लाख, तो अब इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट बट्टा इक्विटी, डेब्ट बट्टा इक्विटी, तो 8 में से आप 5 घटा दिए 3, तो हमारे विचार से इसका अनुपात 1:1 कहीं है, तो आप दे दीजिए उसको। विनियोजित पूंजी कैपिटल इम्प्लॉयड बराबर होता है शेयर होल्डर फंड, तो ऋण समता अनुपात, तो ऋण समता अनुपात हो गया तो 5 लाख में से 5 गया तो 3, 8 में से 5 गया तो 3, विनियोजित पूंजी हो गया आपका 8 लाख, तो उसमें से करंट लायबिलिटी आपका घटाए था 3, तो डेब्ट बट्टा इक्विटी 3 लाख बट्टे 5, ठीक है। इसका आंसर 86 का बी अगर विकल्प होगा तो ठीक है। आप पहले क्या कीजिए 8 लाख में से आप 3 लाख घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 लाख आपका निकला इक्विटी, इक्विटी निकला, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिए 5 में से 2 घटा दिए तो डेब्ट निकल गया, तो 3/5, जी सही है 3:5 इसका आंसर हो जाएगा। दिक्कत होगा तो कमेंट में दीजिएगा तो फिर हम आगे बता देंगे। तरल अनुपात प्राप्त होता है तरल संपत्ति को चालू दायित्व से, चालू करेंट लायबिलिटी से भाग देने के बाद। जी अगला आंसर हो जाएगा इसका, अगला क्वेश्चन हो जाएगा विनियोग पर प्रत्यय ज्ञात करने के लिए विनियोजित पूंजी से विनियोजित दिया गया है, विनियोग पर प्रत्यय ज्ञात करने के लिए विनियोजित पूंजी से अभिप्राय है करेंट एसेट्स, ये हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स करेंट एसेट्स को जोड़ के उसमें से करेंट लायबिलिटी घटा देंगे तो आपका ये निकल जाएगा आंसर है विनियोजित पूंजी वो प्रत्यय से आंसर विनियोजित कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर फिक्स्ड एसेट्स जो करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ जो एक क्वेश्चन हम बता रहे थे 86 वो इसी पर आधारित है, इसी पर आधारित वो निकलेगा। अब अस्थाई संपत्ति में शामिल होता है, अस्थाई संपत्ति में शामिल होता है तो मशीन हो जाएगा। ब्याज आवरण अनुपात होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ऑब्टेन्ड बाय, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ऑब्टेन्ड बाय, तो वो हो जाएगा क्या, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप बट्टा टोटल इंटरेस्ट देख लीजिए एनपी बट्टा इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, ठीक है वो भी आप लिख सकते हैं, है ना। 90 का जो हो जाएगा आंसर आप यहाँ लिख सकते हैं अर्निंग बिफोर यानी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप बट्टा इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, हाँ सी डाल दीजिए इसका, बढ़िया है। इसका पेटेंट एवं कॉपीराइट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, पेटेंट और कॉपीराइट श्रेणी के अंतर्गत क्या आते हैं, कॉपीराइट किस श्रेणी के अंदर, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं इंटेंजिबल में डाल दीजिए, इंटेंजिबल हो जाएगा इसका अमूर्त संपत्ति। और यदि चालू अनुपात 4:1 और संपत्तियाँ हो जाएगी 60,000 तो तरल अनुपात हो जाएगा 2.5। तो इसमें स्टॉक पूछ रहा है तो स्टॉक कैसे निकालेंगे, तो चालू संपत्ति दिया तरल आप निकाल लीजिए, तरल आप निकाल लीजिए। तो हम लोग पहले क्या करें यहाँ पर से करेंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं, करेंट रेशियो बराबर हो जाएगा करेंट एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटी, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4, तो 15,000 हमारा करेंट लायबिलिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15,000 हमारा करेंट लायबिलिटी हो जाएगा। तो इस तरह से करेंट उसको 2.5 से गुना कर दीजिए तो 37,500, तो अगर 60,000 में से 37,500 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तो लगभग 22,500, अगर 22,500 इसका आंसर है तो सही है, सही है, विकल्प ए में दिया है। कुल संपत्ति आपका 3 लाख, कुल दायित्व तो आपका नॉन करेंट एसेट्स आपका 260, नॉन करेंट लायबिलिटी 80, शेयर होल्डर फंड 2 लाख। आपको निकालना है चालू अनुपात, तो चालू अनुपात कैसे निकालेंगे, तो 3 लाख में से 260 घटा दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 40,000 हो जाएगा करेंट एसेट्स, ठीक है। और शेयर होल्डर फंड आपका दिया है
2 लाख और नॉन करेंट लायबिलिटी दिया है 80,000, तो 2 लाख और 80 को जोड़ देते हैं तो 280 हो जाता है। और इधर अगर हम देखते हैं टोटल एसेट्स आपका 3 लाख है, तो 80,000 ना, तो इसमें हो जाएगा देखा जाए तो इसका नॉन करेंट एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट्स हो गया 260, करेंट हो गया 40, तो 3 लाख हो गया। अगर इधर देखते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी 80 और शेयर होल्डर फंड ही, तो 280 और 80 तो बराबर हो जाएगा, तो जबकि टोटल 3 लाख है तो 20, हाँ करेंट लायबिलिटी 20,000, तो 20 दूनी 40, 2:1 हो जाएगा। देख लीजिए इसका आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से आपको हमने रेशियोलेशन का जो 1 से लेकर 93 क्वेश्चन तक हमने बताया है ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो कमेंट नहीं दे रहे हैं वो कमेंट देना शुरू कर दीजिएगा। धन्यवाद।